हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 18 जल एवं वायु का प्रदूषण। और बच्चों, इस पाठ को हमने पिछले वीडियो में पूरा कर लिया था। हमने ये अच्छे से समझ लिया था कि जल और वायु का प्रदूषण क्या होता है और किस तरह से इन प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो बच्चों, इस भाग में हम करेंगे इसके अभ्यास प्रश्न जो कि हमारी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, किन विभिन्न विधियों द्वारा जल का संदूषण होता है। हमें बताना है कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हमारा जल प्रदूषित होता है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि जो घरेलू अपशिष्ट है, इसके अलावा रसायन जो हैं, जो उद्योगों से निकल रहे हैं, उनके द्वारा भी क्या हो रहा है, जल प्रदूषित हो रहा है। और जो कीटनाशक और उर्वरक कृषि कार्य में प्रयोग किए जाते हैं, उनसे भी क्या हो रहा है, हमारा जल प्रदूषित हो रहा है। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों हम कि घरेलू अपशिष्ट, वाहित मल, साबुन, डिटर्जेंट आदि से क्या होता है, जल प्रदूषित होता है। इसके अलावा उद्योगों व कल कारखानों से निकलने वाले विषैले रसायन भी क्या करते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं। कीटनाशक व उर्वरक क्या करते हैं, वर्षा के जल के साथ में बहकर जल स्रोतों तक पहुंच जाते हैं और जो जल स्रोत का जल है वो भी क्या हो जाता है, इनसे प्रदूषित हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनसे क्या हो रहा है, हमारा जल प्रदूषित हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, व्यक्तिगत स्तर पर आप वायु प्रदूषण को कम करने में कैसे सहायता कर सकते हैं। बच्चों, व्यक्तिगत स्तर पर भी हम ऐसे बहुत सारे कार्य कर सकते हैं जिनसे वायु प्रदूषण कम हो सकता है। क्या करना है बच्चों, हमें जब भी हमें कोई कम दूरी तय करनी है तो उसके लिए हम साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं। पेट्रोल डीजल ईंधन वाले वाहनों का प्रयोग हम ना करें। इसके अलावा क्या करना है बच्चों, हमें व्यक्तिगत वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करना है। बच्चों, यदि घर में 10 लोग हैं और 6 लोग अलग अलग गाड़ियों का प्रयोग कर रहे हैं, इसके स्थान पर यदि वे बस का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या होगा, अलग अलग वाहनों का जो ईंधन है वो नहीं जलेगा और प्रदूषण की मात्रा कम होगी। इसके अलावा बच्चों, वाहनों का उचित रखरखाव करना है और उनका जो दहन इंजन है, इनका समय समय पर जांच करवानी चाहिए। तो इससे क्या होगा बच्चों, जो हमारा यदि दहन इंजन ठीक प्रकार से कार्य करेगा तो ईंधन का दहन कम होगा और प्रदूषण कम होगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं बच्चों, हम LPG और CNG जैसे स्वच्छ ईंधन का हमें प्रयोग करना है। और क्या करेंगे बच्चों, हम वृक्षारोपण करना है। हमें अधिक से अधिक मात्रा में क्या करना है, वृक्षारोपण करना है, पेड़ लगाने हैं। पेड़ क्या करते हैं, CO2 के अवशोषक के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा बच्चों, हमें क्या करना है, जो कूड़ा करकट घर में इकट्ठा हो रहा है उसे हमें जलाना नहीं है, बल्कि क्या कर देना है, उसे कंपोस्ट पिट में डाल देना है। इससे क्या होगा, यदि हम कचरे को जलाएंगे तो उसे धुआं उत्पन्न होगा, विषैली गैसें उत्पन्न होगी। लेकिन यदि हमने उसे कंपोस्ट पिट में डाल दिया है तो क्या होगा, उसे खाद का निर्माण हो जाएगा और इस खाद का प्रयोग हम अपने बगीचे में या गमलों में, पेड़ पौधों में कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है, टिप्पणी कीजिए। तो बच्चों, जो जल हमें स्वच्छ और पारदर्शी दिखाई दे रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही पीने योग्य हो, क्योंकि ऐसे जल में बहुत सारे रोग कारक सूक्ष्म जीव या घुली हुई अशुद्धियाँ हो सकती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमें साफ दिखाई दे रहा है तो वास्तव में भी वो जल स्वच्छ हो। तो बच्चों, क्या करना है, हमें पीने से पहले हमेशा पानी को कैंडल फिल्टर या फिर उबाल कर हमें उसे शुद्ध कर लेना चाहिए और उसके बाद ही हमें उसे पीने के काम में लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, आप अपने शहर की नगर पालिका के सदस्य हैं, ऐसे उपायों की सूची बनाइए जिससे नगर के सभी निवासियों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। बच्चों, क्या है, हम नगर पालिका के सदस्य हैं और तो हमें ऐसे कौन से कार्य करने हैं जिससे नगर के निवासियों को स्वच्छ जल की आपूर्ति हो सके। तो बच्चों, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो पानी की आपूर्ति की जाएगी उस पानी को क्लोरीनीकरण के द्वारा साफ कराना है। इसके अलावा जहाँ पर पानी इकट्ठा है, यानी कि जो जल संग्रहण टैंक हैं, उनकी भी हमें नियमित अंतराल पर साफ सफाई करानी है। इसके अलावा बच्चों, हमें ये सुनिश्चित करना है कि जो पानी के पाइप हैं वो सीवेज के पाइपों से दूर रहें। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं।
अगला प्रश्न है शुद्ध वायु तथा प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि शुद्ध वायु का जो संगठन होता है उसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कौन है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होती है। इसके अलावा अन्य गैसें जैसे कि मीथेन, ऑर्गन, जलवाष्प आदि ये सब क्या है, बहुत ही अल्प मात्रा में उपस्थित होती है। तो वायु का जो संगठन है वो कैसा है बच्चों, संतुलित है। लेकिन जब इस वायु में बहुत सारी हानिकारक गैसें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि की मात्रा बढ़ जाती है तो वायु का ये जो सामान्य संगठन है उसमें बदलाव आ जाता है और वायु कैसी हो जाती है बच्चों, हमारी प्रदूषित हो जाती है। यानी कि जो सामान्य वायु थी उसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक थी, लेकिन जब वायु प्रदूषित हो गई है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऐसी विषैली गैसों की मात्रा बढ़ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है उन अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए जिनसे अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा हमें कैसे प्रभावित करती है बच्चों, हमने पढ़ा था कि जो स्वचालित वाहन है या जो उद्योग धंधे हैं उनसे क्या हो रहा है बच्चों, धुआं निकल रहा है और उस धुएं के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित होती है। ये विषैली गैसें वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के साथ में अभिक्रिया करती है और बच्चों क्या बना लेती है, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना लेती है। और ये जो अम्ल है ये वर्षा के जल के साथ में मिलकर वर्षा को क्या कर देते हैं, अम्लीय कर देते हैं, जिसे कहते हैं बच्चों हम अम्ल वर्षा। तो ये जो अम्ल वर्षा है ये हमें कई तरह से प्रभावित करती है। क्या क्या होता है इस अम्ल वर्षा से, भवन, इमारत और पुल जो है वो संक्षारित हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चों ये जो अम्ल वर्षा है ये फसलों को भी नुकसान पहुंचाती है, ये मृदा के उपजाऊपन को भी कम करती है। हमने पढ़ा था बच्चों कि जब मृदा में अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि वर्षा का जल कैसा हो गया है, अम्लीय हो गया है और मृदा की अम्लीयता बढ़ने से उसमें जो लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं उनकी वृद्धि रुक जाती है और मृदा का उपजाऊपन कम हो जाता है। इसके अलावा बच्चों अम्ल वर्षा से त्वचा में, आंखों में जलन भी उत्पन्न होती है। तो ये हो गए इस अम्ल वर्षा के हानिकारक प्रभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सी पौधाघर गैस नहीं है। बच्चों यहाँ पर हमें विकल्प दिए गए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन। तो बच्चों नाइट्रोजन गैस जो है वो इसमें से पौधाघर गैस नहीं है। बाकी की जो तीनों गैस हैं ये तीनों गैस क्या करती है, पृथ्वी के ताप को बढ़ाने में यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के अंदर अपना योगदान दे रही है। ये कौन सी गैसें हैं, पौधाघर गैसें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पौधाघर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो बच्चों हमने पढ़ा था क्या है पौधाघर प्रभाव, कि जहाँ पर ठंडे स्थान होते हैं वहाँ पर पौधों को अनुकूल तापमान देने के लिए उन्हें कांच के घर में रखा जाता है। ये जो कांच का घर है बच्चों इसके अंदर विकिरण प्रवेश तो कर जाते हैं लेकिन परावर्तित विकिरण बाहर नहीं निकल पाते हैं। इस कारण क्या होता है कि ये जो विकिरण अंदर रह गए हैं ये इस पौधाघर को गर्म करते हैं, इसके ताप में वृद्धि करते हैं। तो ये प्रभाव क्या कहलाता है बच्चों, पौधाघर प्रभाव कहलाता है। और यही सेम प्रक्रिया पृथ्वी के साथ में भी होती है। जब पृथ्वी पर सौर विकिरण आते हैं तो इनका कुछ भाग पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ भाग को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर दिया जाता है। ये जो परावर्तित विकिरण है इसका कुछ भाग वायुमंडल में रुक जाता है और क्या होता है बच्चों, वो इस पृथ्वी को गर्म करता रहता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस प्रक्रम के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। लेकिन बच्चों सामान्य परिस्थितियों में तो क्या हो रहा है कि पृथ्वी का तापमान जो है वो नियमित रह रहा है, यानी कि बहुत अधिक गर्म नहीं हो रहा है। लेकिन प्रदूषण का स्तर बढ़ने के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अन्य ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ गई है। कौन सी गैसें बच्चों, ग्रीन हाउस गैस। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ गई है इससे पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि हो रही है, यानी कि क्या हो रहा है, इससे विषुवणन की समस्या पैदा हो रही है। तो बच्चों इस पौधाघर प्रभाव का प्रभाव जो है वो हम पर लाभदायक तो था, लेकिन क्या हो गया, इन ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण ये जो प्रक्रम है ये अब हमारे लिए हानिकारक बन गया है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं।
अगला प्रश्न है, आपके द्वारा कक्षा में विश्व उष्णन के बारे में दिया जाने वाला संक्षिप्त भाषण लिखिए। तो बच्चों, हमें पता है कि जो विश्व उष्णन की समस्या है ये हमारी व्यक्तिगत समस्या या देश की समस्या ना रहकर कैसी समस्या बन गई है, संपूर्ण विश्व की समस्या बन गई है। और बच्चों, हमें ये भी पता है कि इस स्थिति के लिए जिम्मेदार मानव स्वयं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसी मानवीय गतिविधियों पर रोक लगानी पड़ेगी जिनसे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। तो क्या लिखेंगे बच्चों हम इसमें कि विश्व उष्णन हमारे देश के साथ साथ संपूर्ण विश्व के लिए बड़ी समस्या है और इससे निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के प्रयास करने होंगे। बच्चों, इस विश्व उष्णन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन है, मानव स्वयं है। तो इसलिए हमें ऐसी मानवीय गतिविधियों पर नियंत्रण करना है जो क्या करती है, ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित करती है। क्या हो रहा है बच्चों, इस विश्व उष्णन के कारण जो ग्लेशियर्स हैं उनकी बर्फ पिघल रही है और बहुत सारे जो तटीय प्रदेश हैं वो कैसे हो गए हैं, जलमग्न हो गए हैं। और बच्चों, इस समस्या के समाधान के लिए हमारे पास में बहुत ही कम समय बचा है, नहीं तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी के ताप में संकटकारी स्तर तक वृद्धि हो जाएगी और क्या होगा, इससे संपूर्ण जीव जगत प्रभावित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, ताजमहल की सुंदरता पर संकट का वर्णन कीजिए। बच्चों, हमने पढ़ा था कि अम्ल वर्षा के कारण क्या हो रहा है, ताजमहल का जो संगमरमर है वो संक्षारित हो रहा है। इसे कहा था बच्चों हमने संगमरमर का कैंसर। बच्चों, जो मथुरा तेल परिष्करणी है वहां से काजल के कण जैसे निलंबित कण जो हैं वो उत्सर्जित हो रहे हैं, जो इस संगमरमर को क्या कर रहे हैं, पीला कर रहे हैं। इस कारण से क्या हो रहा है कि इस ताजमहल की सुंदरता पर संकट उत्पन्न हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, जल में पोषकों के स्तर में वृद्धि किस प्रकार जल जीवों की उत्तरजीविता को प्रभावित करती है। बच्चों, हमने पढ़ा था कि जब जल में पोषकों की मात्रा बढ़ जाती है तो शैवाल क्या करते हैं, अत्यधिक वृद्धि कर जाते हैं और जब ये शैवाल मृत होते हैं तो जीवाणु इनको भोजन के रूप में प्रयोग में लेते हैं और इस प्रक्रिया में अत्यधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इससे क्या हो रहा है, जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जलीय जीव जंतुओं को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण वे मृत हो जाते हैं। तो क्या लिखेंगे बच्चों इसमें हम कि जल में पोषकों जैसे कि नाइट्रेट और फास्फेट से क्या होता है, शैवालों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है और जिसे क्या कहते हैं बच्चों हम, शैवाल ब्लूम कहते हैं। जब ये शैवाल मृत हो जाते हैं तो इन्हें कौन उपयोग में लेगा, जीवाणु इनका भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं और इस प्रक्रिया में अत्यधिक ऑक्सीजन प्रयुक्त होती है। इससे क्या हो रहा है कि जल में जो ऑक्सीजन का स्तर है उसमें कमी आ जाती है और इससे जो जलीय जीव जंतु हैं उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती है और जलीय जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे अभ्यास प्रश्न कंप्लीट हुए। इसी के साथ में हमारा ये पाठ भी यहाँ पर पूरा हो गया है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि इन अभ्यास प्रश्नों को आपने अच्छे से समझा होगा और अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे अभ्यास प्रश्न पूरे होते हैं। मुझे उम्मीद है कि इन अभ्यास प्रश्नों को आपने अच्छे से समझा होगा और अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। इसी के साथ साथ बच्चों, हमारा यहाँ पर कक्षा 8 का ये सिलेबस भी पूरा हो गया है। बच्चों, आप लगातार ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।